टुडेज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं तो इन वीडियोस में जो वही टॉपिक रहते हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम, जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एंड उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs रहते हैं तो उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को इन्वॉल्व किया जाता है एंड इम्पॉर्टेंट MCQs को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस एंड इसी टाइप से जो है इससे पहले का जो वीडियो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्चर, जो टॉपिक रहता है इम्पॉर्टेंट आपके स्केलेटल सिस्टम में। तो ये स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट किए गए हैं। एंड अगर वो वीडियो ना देखा हो देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। एंड आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, तो आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को एंड देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का विच इज़ ऑस्टियोपोरोसिस इज़ डिजीज़ ऑफ। सो ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है वो किसका है? बोन स्किन का है या बोन्स का है या ब्रेन का है या मसल का है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है वो किसका है? बोन का रहता है। सो नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का मीन। सो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स होता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन मीन्स होता है, तो ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट थीफ इज़ अ डिजीज़ ऑफ बोन। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है एक डिजीज़ है बोन का जिसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का। which is reabsorption of bone is more than reposition of characterized by bone। इसमें कैल्शियम का रिमूवल ऑफ कैल्शियम। एंड नेक्स्ट देखते हैं इट लीड्स टू इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर। ये जो है फ्रैक्चर की ससेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे रिडक्शन ऑफ बोन यानी रिडक्शन ऑफ बोन डेंसिटी लीडिंग टू इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू फ्रैक्चर इज, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो किसकी डिफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है विटामिन डी की कमी से कॉज होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस आर पोस्ट मेनोपोजल वुमेन। जो पोस्ट मेनोपोजल वुमेन रहती हैं उनमें जो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण जो रहता है स्पेशली अर्ली जो मेनोपोज है यानी कि जिनका अभी अभी मेनोपोज हुआ है। मेनोपोज मीन्स क्या होता है? एंड ऑफ मेंसेस। जो अर्ली मेनोपॉज जैसी वुमेन्स रहती हैं, सो फीमेल जेंडर जो सिगरेट या स्मोकिंग या हैवी कैफीन लेते हैं या सिडेनेटरी लाइफ स्टाइल होती है उनकी, सो जो कैल्शियम की डिफिशिएंसी है या एंड विटामिन डी की अगर कमी है तो वो जो है वो कॉज कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस को। एंड लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हेपेरिन का ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं या एंटी सीजर ड्रग्स का ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सा? हेपेरिन का ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं, हेपेरिन। सो अगर हेपेरिन का ज़्यादा समय से यूज़ हो रहा है या एंटी सीजर ड्रग्स होती हैं उनका ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स हैं उनका ज़्यादा समय से यूज़ हो रहा है तो उनकी वजह से कॉज हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। सो इनमें से कौन से फैक्टर जो हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, यानी कि किसकी वजह से जो है ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, इन स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ या कसिंग डिजीज़। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा जो डायबिटीज़ रहता है उसकी वजह से जो है वो एक फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ऑस्टियोपोरोसिस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो आप देखेंगे यहाँ पे कि हाइपोथायराइडिज्म आल्सो कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे बताया गया है कि जो हाइपोथायराइडिज्म है तो वो भी कॉज कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस को, बिकॉज यहाँ पे जो कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन जो होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, जो कैल्सिटोनिन है आपका
इसमें कैल्सीटोनिन जो होता है उसका क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन यानी कम होता है सिक्रीशन, एंड इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन, और बोन रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म कॉज होगा, यानी कि अगर कैल्सीटोनिन का कम सिक्रीशन होगा मीन्स हाइपोथायराइडिज्म, एंड हाइपोथायराइडिज्म जो कॉज करता है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑल द फॉलोइंग आर पोटेंशियली मूवेबल रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेप्ट, तो ये सभी जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो है सभी मॉडिफाइबल फैक्टर हैं किसी एक को छोड़ के। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोनियो के लिए लो इंटेक ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन B6, इसको छोड़ करके बाकी सभी जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्रोनिकली लो इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ये सब जो है वो मॉडिफाइबल हैं किसी एक को छोड़कर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकल लो इंटेक ऑफ विटामिन सी, अगर विटामिन सी या B6 का कम ले रहे हैं, लो इंटेक अगर हो रहा है विटामिन सी और B6 का, आर नॉट रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस का। बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, जो कि जिनको जो है चेंज या मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का कॉम्प्लिकेशन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मीन्स अ फ्रैक्चर ऑफ अ डिजीज बोन विद स्ट्रेस नॉर्मल रेंज। यहाँ पे आप देखेंगे कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है फ्रैक्चर ऑफ द डिजीज बोन विद स्ट्रेस ऑफ नॉर्मल रेंज। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इज रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोमालाइटिस, इन सब की वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कॉज होता है मल्टीपल माइलोमा एंड ऑस्टियोसार्कोमा की वजह से। ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है मोस्ट कॉमन बोनी कैंसर होता है ऑस्टियोसार्कोमा, एंड मेनली अफेक्ट करता है एडोलसेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एल्डरी फीमेल है, वो जिसको क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसको रिस्क कौन सा रहता है, यानी कि कौन सा कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डॉगर्स हम्प या लॉस ऑफ एस्ट्रोजन या निगेटिव कैल्शियम बैलेंस या बोन फ्रैक्चर। तो अगर फीमेल जो है, एक एल्डरी फीमेल जो रहती है, उसको है अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसका कौन सा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बोन फ्रैक्चर का रिस्क रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, so after menopause in women, the chances of her developing osteoporosis increase because, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से चांस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने के। सो एस्ट्रोजन जो होता है एक इसेंशियल डिपोजिशन होता है ऑफ कैल्शियम इनटू बोन। सो आफ्टर मेनोपॉज चांसेस ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस आर इंक्रीज ड्यू टू ऑस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। और एस्ट्रोजन जो होता है इसेंशियल होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है बोन में। कैल्शियम का डिपोजिशन के लिए एस्ट्रोजन इम्पॉर्टेंट होता है, बट मेनोपॉज के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन कम होने लगता है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जो मेनोपॉज वुमेन्स होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एंड आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच इंटरवेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंटरवेंशन वाइल डिस्कसिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो कौन सा इंटरवेंशन एक एग्जाम्पल है सेकेंडरी इंटरवेंशन के लिए वाइल डिस्कसिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप देखेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑब्टेन अ बोन डेंसिटी इवैल्यूएशन टेस्ट। एंड नेक्स्ट देखेंगे आप, स्टेप फॉर प्राइमरी इंटरवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर टेकिंग इनफ कैल्शियम। इसमें क्या करना है, प्राइमरी इंटरवेंशन क्या रखना है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कि आपको इनफ कैल्शियम लेना है, विटामिन डी लेना है, डाइट में अपना जो है इन्वॉल्व करना है विटामिन डी को एंड कैल्शियम को इनफ लेना है।
एंड डूइंग वेट वेयरिंग एक्सरसाइज, और वेट वेयरिंग एक्सरसाइज करनी है, ये प्राइमरी इंटरवेंशन रहता है ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करने का। कि आपको क्या करना है, कैल्शियम लेना है एंड विटामिन डी अपने डाइट में लेना है एंड वेट वेयरिंग एक्सरसाइज करनी है। सेकेंडरी इंटरवेंशन रहता है मीन्स एक्टिविटी एम टू एट अर्ली रिकॉग्नाइज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। सेकेंडरी इंटरवेंशन का मतलब होता है एक्टिविटी करना जिसका एम होता है अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। नेक्स्ट आप देखेंगे, सो आ बोन डेंसिटी इवालुएशन टेस्ट इज़ हेल्पफुल फॉर अर्ली, इसलिए बोन डेंसिटी इवालुएशन टेस्ट जो होता है, बोन डेंसिटी इवालुएशन टेस्ट वो हेल्पफुल होता है अर्ली रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन को जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड उसके ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिफोर बीइंग फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने से पहले ही जो है ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन को जो है ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेता है ये बोन डेंसिटी इवैल्यूएशन टेस्ट, ताकि जो है ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर जैसी कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सके। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस को आपको प्राइमरी प्रिवेंट करना है तो जो प्राइमरी इंटरवेंशन रहता है वो ये रहता है कि आपको विटामिन डी और कैल्शियम इनफ लेना है। सेकेंडरी इंटरवेंशन रहता है कि जिसका एम होता है अर्ली रिकॉग्नाइज करना जो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ है उसको एंड ट्रीटमेंट करना डिजीज़ को। सो इसके लिए अर्ली डिटेक्शन के लिए जो है बोन डेंसिटी इवैल्यूएशन टेस्ट किया जाता है, जो कि हेल्पफुल होता है अर्ली रिकॉग्नाइजेशन के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस को जिससे कि आप बिफोर बीइंग फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर होने से पहले ही इस कंडीशन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप देखेंगे यहाँ पे अ डेक्सा स्कैन इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ, तो एक डेक्सा स्कैन जो है यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ, तो ऑस्टियोपोरोसिस, करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। डेक्सा स्कैन जो है वो यूज़ किया जाता है क्या डायग्नोसिस करने में, ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डेक्सा स्कैन जो है वो यूज़ किया जाता है क्या डायग्नोस करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए जो है डेक्सा स्कैन किया जाता है। एंड डेक्सा स्कैन के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। सो डेक्सा स्कैन क्या होता है, डबल एनर्जी एक्सरे री अब्जॉर्प्टियोमेट्री स्कैन, डबल एनर्जी एक्सरे री अब्जॉर्प्टियोमेट्री स्कैन होता है। ये एक रेडियोग्राफिक टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए एवरेज डेंसिटी को ऑफ मिनरल कंसनट्रेशन ऑफ बोन एंड फीमर हील और फोर आर्म को। डक्सा डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री का स्कैन क्या होता है, एक रेडियोग्राफिक टेक्निक होती है जो कि यूज़ किया जाती है मेज़र करने के लिए क्या, एवरेज डेंसिटी ऑफ मिनरल कंसनट्रेशन ऑफ बोन, यानी कि जो मिनरल कंसनट्रेशन होते हैं एब्जॉर्प्शन करने की फीमर और हील और फोर आर्म के जो एब्जॉर्प्शन करने की जो कंसनट्रेशन होती है उसको जो है डायग्नोस करने के लिए एक रेडियोग्राफिक टेक्निक होती है। एंड ये जो है इट इज़ यूज प्राइमरी फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ये ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए प्राइमरली सब जो है यूज़ किया जाता है डेक्सा स्कैन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन आप देखेंगे विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी इज, तो बेस्ट मेथड पूछा है एस्टिमेशन करने का ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी को एस्टिमेट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो क्वांटिटिव कंप्यूटर टोमोग्राफी है या सिंगल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री है या डबल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री है या रेडियोग्राफिक एब्जॉर्प्टियोमेट्री है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा सी, दैट इज़ डबल एनर्जी एक्सरे री एब्जॉर्प्शन। तो इस टाइप से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ले जाते हैं जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लाइक अगर आप यूपीपीएससी स्टाफ नर्स या फिर एनएचएम या फिर सीएचओ या फिर कोई आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको जो है वीडियोज़ के माध्यम से जो है इन्वॉल्व किया जाता है एमसीक्यूज़ को, एंड ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे फॉर योर एग्ज़ाम। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।